ये वो सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेकिंग न्यूज में। और हमारे साथी सबसे पहले अविनाश आपके पास, और बिहार की हलचल खत्म नहीं हो रही जब से चुनाव हुआ है, और उसमें बल्ले बल्ले के साथ, यानी बैंड बाजा बारात जो कहते हैं उसके साथ यहां हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को देखा। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि नीतीश बाबू, जब से हिजाब कांड हुआ है तब से थोड़ा वो बैकफुट पे हैं। और इधर जीतन राम मांझी ने एक बयान दे दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे वोट की चोरी हम करवाते हैं, वोटों की चोरी, यानी वोट चोरी जिसके बारे में राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं, उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया था। और अब जीतन राम मांझी यहां कह रहे हैं कि मुझे तो भाई एक सीट चाहिए राज्यसभा में, वरना मैं साथ छोड़ दूंगा। केंद्रीय मंत्री हैं वो, उनकी बात। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं जरा ये बताइए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि नीतीश कुमार 2024 जनवरी में एनडीए में आते हैं और उसके बाद वो दिल्ली कई बार आए हैं, लेकिन कभी भी वो दिल्ली में आने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं से नहीं मिले हैं। ना तो पीएम से कभी मिले वो दिल्ली में आकर, ना ही अमित शाह से मिले और ना जेपी नड्डा से मिले। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो रही है, और जो अमित शाह से भी मुलाकात हो रही है 12:30 बजे। हाँ, अमित शाह से उनकी 12:30 बजे मुलाकात हो रही है। और चुनाव हो चुका है, एक महीने का समय बीत चुका है, नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार सब कुछ हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से बिहार सरकार को लेकर लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने 6 महीने के लिए नीतीश कुमार को छोड़ा है सीएम पद के लिए, 6 महीने के बाद बीजेपी वहां अपना सीएम बना लेगी। तो इसी के चलते ना तो नीतीश कुमार ने जब मंत्रिमंडल विस्तार किया तो वहां पर भी हमने देखा था कि जेडीयू के जो मंत्रियों की संख्या थी वो बीजेपी से आधी थी। तो नीतीश कुमार ने अपने सारे मंत्री इसीलिए नहीं बनाए थे क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के जो असंतुष्ट विधायक हैं बीजेपी उनमें तोड़फोड़ ना कर ले जाए। तो ये तमाम चीज़ें बिहार में चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से बिहार के जो नितिन नवीन है उनको बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद से ही जेडीयू के अंदर सबसे ज़्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है कि भाई नितिन नवीन कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे। जिस तरीके से अचानक ही उनके नाम का जब फैसला होता है तो बीजेपी के तमाम लोग चौंक गए थे कि भाई नितिन नवीन है कौन। बाद में पता चलता है कि भाई ये बिहार के विधायक हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं। वो जो उनका जो दर्जा भी था वो टॉप 10 का दर्जा नहीं है बिहार सरकार में भी। अचानक ही उनका नाम बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सामने आ जाता है और वो दिल्ली पहुंचते हैं। तो उसके बाद से ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की नज़र बिहार पर टिकी हुई है, और अगर बिहार में यदि किसी की कुर्सी बीजेपी छीनेगी तो वो नीतीश कुमार ही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है अविनाश की, अगर बिहार की में नीतीश बाबू की कुर्सी छीन ली जाती है तो फिर नरेंद्र मोदी को भी तो यहां बैसाखी चाहिए, नरेंद्र मोदी को भी तो नीतीश का साथ चाहिए। और इसलिए और न सिर्फ नीतीश का बल्कि जीतन राम मांझी का साथ भी चाहिए। और अगर नीतीश की कुर्सी छीनी जाती है, जीतन राम मांझी की बात नहीं मानी जाती है, और उधर हम आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं कि वो भी मनरेगा को खत्म करने के बाद आंध्र प्रदेश भी थोड़ा नाराज है, वहां के मुख्यमंत्री नाराज दिखाई दे रहे हैं। और यह विस्फोट किसी भी दिन हो सकता है, जो हम लोग कह भी रहे हैं कि क्या एनडीए बिखर जाएगा, तो यह बिखरते हुए हम लोग अभी से उसको देख पा रहे हैं। इसलिए यह चर्चा हो रही है और खबरें इस ढंग से ब्रेकिंग खबरें हैं जो हमारे तमाम साथी जो इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं न्यूज रूम से, इस लाइव कार्यक्रम को, उसमें यह समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का दिल्ली आना, जीतन राम मांझी की शर्त रखना कि मुझे एक सीट चाहिए राज्यसभा की, जबकि आप देखिए कि उनके बेटे को जो चुनाव में खड़े नहीं हुए थे, एमएलसी भी नहीं बने थे, लेकिन उनको एक मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई थी। यानी आपको एमएलसी बाद में बनवाया जाएगा, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के, माफी चाहूंगा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे थे वो, उनके लिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ही सही, मगर हुआ तो है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहां पर दबे हुए नजर आ रहे हैं। और एनडीए का कुनबा कैसे बरकरार रहे, इसको लेकर भी अलग चर्चा होती होगी, अलग कहीं ना कहीं प्रेशर होगा। और नितिन नवीन की आप बात कर रहे हैं, कहा यह जा रहा था कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब जो अध्यक्ष पद पे बैठे हुए थे इतने साल से वो हट जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय यानी कि जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष की हैसियत से जाकर वो लखनऊ में मीटिंग करते हैं और तमाम अखबारों में वही छपता है। तो नितिन नवीन
की हैसियत क्या रहेगी ये भी देखना होगा, अध्यक्ष क्या अब खत्म हो जाए, हट जाएंगे वहां से, ये भी देखना है। तो बहुत सारी हलचल है, इसलिए अलग अलग ढंग से हलचल को हम देख रहे हैं। इसलिए इस पर जरा और थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्या कुछ चल रहा है खबरों के हिसाब से, मैं विश्लेषण नहीं चाहता हूं, खबरों के हिसाब से कि यहां क्या क्या दिखाई दे रहा है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, नहीं, जिस तरीके से आपने बताया कि जीतन राम मांझी को लेकर कि उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई हमसे लोकसभा चुनाव के समय पर बात हुई थी कि 2 लोकसभा की सीटें दी जाएंगी और 1 राज्यसभा की दी जाएगी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तो अंतिम समय पर कह दिया गया कि भाई नीतीश कुमार साथ में आ गए हैं तो इसलिए आप 1 सीट रख लीजिए। बोले वो हमें 1 सीट मिली और वो 1 सीट हम जीत के आए। अब राज्यसभा वाला मामला आया हुआ है। बोले अगर जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, जो जीतन राम मांझी का ही कहना है कि भाई मीडिया में इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि 5 सीटों पर बिहार में जो चुनाव होना है, उन 5 सीट में से 2 सीट तो बीजेपी अपने पास रखेगी, 2 सीट नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे और जो 1 बची हुई सीट है वो चिराग पासवान को दी जा रही है। तो फिर बोले हमें जो वादा किया गया था हमारे साथ में उसका क्या होगा? बोले हम कहाँ जाएंगे? तो हमारी जो 1 सीट है वो पहले हमको मिलनी चाहिए, अगर हमें वो सीट नहीं मिलेगी तो हम एनडीए भी छोड़ देंगे। उन्होंने साफ साफ एनडीए छोड़ने की बात कह दी है कि ये जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हो कि पिछली बार भी उनको 7 सीटें दी गई थी, इस बार 6 मिली हैं। हाँ, इस बार लेकिन यह कहा गया था विधानसभा चुनाव के समय कि आपको 1 सीट राज्यसभा की हम देंगे इन्हीं शर्त पे, और यही कह भी रहे हैं जीतन राम मांझी कि चूंकि ये उस समय जब नियम और शर्तें लागू वाली बात हो रही थी तब ये कहा गया था कि हाँ हम आपको, आप विधानसभा की 6 सीटें ले लीजिए, 6 सीटों पे आप चुनाव लड़िए, 1 सीट हम आपको राज्यसभा की देंगे। और अब आज की तारीख में अगर राज्यसभा की सीट जीतन राम मांझी को नहीं देते हैं तो यहां पर परेशानी में तो आएंगे वो, और परेशानी में एनडीए का कुनबा आएगा। और यहां से क्योंकि ये ताश के पत्ते की तरह है पूरा का पूरा ये कुनबा एनडीए का, एक बार एक पत्ता उसमें से निकला तो भरभराकर वो जो महल है वो गिरते देर नहीं लगेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार से इसकी शुरुआत हो सकती है। नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एफआईआर पे एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, और इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर जो हैं हिजाब पहने हुई थी और सबने देखा वो पिक्चर, पूरी दुनिया में वायरल है आज की तारीख में, उसके हिजाब को हटाते हुए नीतीश कुमार ने कुछ कमेंट किया क्योंकि उस समय वो उसको सर्टिफिकेट दे रहे थे। अब महिला ने तो उस नौकरी को करने से मना कर दिया, लेकिन यहां से कई सारे ढेर सारी एफआईआर दर्ज हो गई मुख्यमंत्री के ऊपर। बीजेपी चुप है, शांत है, और इस पर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इसलिए शांत है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि किसी भी ढंग से इतनी एफआईआर हो जाए, इतने सारे आरोप लग जाएं नीतीश कुमार के ऊपर, ताकि नीतीश कुमार को हटाना आसान हो जाए। यानी बीजेपी नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ना चाहती है। लेकिन यहां सवाल एक यह भी उठता है कि अगर नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ना चाहती है तो क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी में सेंधमारी कर ली है? यह सवाल भी उठता है कि क्या सेंधमारी हो गई है? अगर नीतीश को हटा दिया जाए तो क्या वो कुनबा बरकरार रहेगा? नीतीश के बिना समर्थन देगा, जेडीयू का समर्थन रहेगा इनके पास, बीजेपी के पास, क्योंकि जेडीयू के समर्थन के बिना बीजेपी सरकार नहीं बना सकती आज की तारीख में। उनको आरजेडी का साथ लेना होगा। क्या आरजेडी साथ देने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस पार्टी वहां साथ देने के लिए तैयार है? और इन सब के बीच अगर जीतन राम मांझी की बात हो, उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, या एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं उनकी बात हो, इन सबको भी देखा जाए तो ये भी साथ देते हुए नजर नहीं आते हैं। इसलिए एक अलग यहां पर जो समीकरण है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि बीजेपी को लोकसभा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत नीतीश कुमार की भी है और टीडीपी की भी ज़रूरत है, और इसी के चलते नीतीश कुमार इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। अगर 2019 से के बाद वाली स्थिति होती, बीजेपी के पास दिल्ली में बहुमत होता, तो संभवतः नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाती। और जिस तरीके से आपने बोला है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज हो रही हैं, तो बीजेपी इस समय नीतीश कुमार का खुलकर बचाव भी नहीं कर रही है। एक आध दो नेता जरूर भी नीतीश कुमार के फेवर में बोले, लेकिन बीजेपी का कोई भी केंद्रीय नेता इस मुद्दे पर नीतीश के साथ में नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर नीतीश कुमार के खिलाफ किसी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है तो बीजेपी का काम तो वैसे ही आसान हो जाएगा, उसे नीतीश कुमार को हटाना ही नहीं है, नीतीश कुमार खुद ही इस्तीफा दे देंगे। और जेडीयू के अंदर ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो सीएम पद संभाल सके। तो बीजेपी का काम यदि कोर्ट्स के द्वारा ही हो जाए तो बीजेपी के तो बल्ले बल्ले वैसे ही है। और नीतीश कुमार को अगर बीजेपी हटाएगी तो साफ साफ दिल्ली में केंद्र की जो सरकार है वो भी हिल जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार का समर्थन बीजेपी की ज़रूरत है। अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर तो एक तरीके से टीडीपी के का एक पूरी तरीके से प्रेशर में सरकार आ जाएगी। तो कई चीज़ें चल रही हैं, और जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं तो पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से जो हिजाब वाला मामला सामने आया है और
उसमें बीजेपी का जो स्टैंड है वो जेडीयू के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस कहीं कहीं उसके चलते तो नीतीश कुमार नहीं आए, क्योंकि अभी तक जैसे बताया कि 2 साल हो गए नीतीश कुमार दिल्ली कई चक्कर लगे हैं, लेकिन कभी भी वो पीएम से नहीं मिलने नहीं गए हैं। मीडिया में चर्चा तो चलती थी कि भाई नीतीश कुमार को इतने बजे का टाइम मिला हुआ है, अब निकलने वाले हैं, लेकिन पता चलता है नीतीश निकले तो हैं लेकिन वो एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं। तो साफ है कि नीतीश का प्रधानमंत्री से मिलना ये कई चीज़ों पर चल रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर हो रही हैं, तो उसको लेकर भी जेडीयू के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है कि भाई नीतीश कुमार को डिफेंड बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी डिफेंड क्यों नहीं कर रही है? तो नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं, बात जीतन राम मांझी की कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश आए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही आज फिर से शुरू हुई है। इसकी शुरुआत शुक्रवार से हुई थी 19 तारीख से, जिस दिन यहां पर लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए खत्म कर दी गई थी। उसी दिन उधर विधानसभा में और योगी आदित्यनाथ ने वहां पर कफ सिरप का जो मामला आया है सामने, उसमें कुछ मौत हुई है और उसके बाद उस पर हंगामा हुआ। विपक्ष घेर रहा है सत्ता पक्ष को और सत्ता पक्ष इसमें विपक्ष का नाम ले रहा है, यानी समाजवादी पार्टी का नाम ले रहा है। तो वहां भी समाजवादी पार्टी ने अभी वॉकआउट कर दिया है। एक जबरदस्त वहां विरोध प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ सदन के अंदर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद फिर वॉकआउट हुआ है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश का मामला, वहां भी डबल इंजन कहते हैं, सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है, लेकिन घोटाले गड़बड़ियां कितनी हैं सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही हैं, उजागर हो रही हैं, वो उसका जिक्र यहां बार बार विपक्ष कर रहा है, बता रहा है। और इसलिए भी क्योंकि साल भर बाद वहां भी चुनाव है 2027 में, 26 आ रहा है इसलिए साल भर बाद में कह रहा हूं, 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और अभी से चुनावी रंग उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। और इन सब के बीच क्या नरेंद्र मोदी अपने कुनबे को बरकरार रख पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार आराम से 2029 तक चल पाएगी? क्योंकि जो सीन यहां पर सिनेरियो हम देख रहे हैं खासकर बिहार में, और जो कुछ दिखाई दे रहा है बिहार से बाहर, उधर आंध्र प्रदेश में मनरेगा को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, क्योंकि मनरेगा को रिप्लेस नहीं किया है, मनरेगा को खत्म कर दिया गया है, और इस बात को अब सब लोग जान रहे हैं। सोनिया गांधी ने आज चिट्ठी लिखी है इसी मसले पे, माफी चाहूंगा, आर्टिकल